हो गया चलिए। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपके अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस किए थे विद इन 2 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा। तो वहां से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? अभी नहीं। मोनेरा को हमने मोनेरा को हम लोग जानबूझ करके 2 लेक्चर्स में लिए थे। काफ़ी डिटेल है उसका और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटेस्टा एंड फंगस वगैरह वाले कितने डिपेंड करते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट वी आर स्टार्टिंग विद किंगडम प्रोटेस्टा। Okay. Kingdom प्रोटेस्टा। यस, प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आए पहले तो ये लेके चलते हैं। जो प्रोटेस्टा की जो टर्म थी दैट टर्म वाज गिवन बाय बोले इट वाज बोलते रहो फटाफट। इट वाज हर्मेटिकल, ठीक है ना? यस, इन 3 किंगडम सिस्टम 3 4 पैदा है 4 किंगडम। पहले प्रोटेस्टा लिए थे, बाद में मोनेरा आया था, मालूम है ना? पहले प्रोटेस्टा लिए थे, मोनेरा बाद में बना था, कोपलैंड ने जो बनाया था। तो ये क्या था? इन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आफ्टर इसकी पोजीशन लगातार चेंज करते थे। बेसिकली इसके अंदर हमने क्या मिला है? सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये बात ये अपनी सही कहा। मेनली ऑल ऑफ दीज आर यूकैरियोटिक इन नेचर। ओके, इसके अंदर जो मेजर ग्रुप्स आ जाएंगे इनमें हम लोग लेके चलेंगे थोड़ा सा डिस्कशन। वी टेक द डायटम्स, इसके बाद एंडोस्पर्म्स भी इसी में आते हैं। ओके, इसके बाद में आते हैं आपके डायनोफ्लैजिलेट्स, इसके बाद में आते हैं इसमें यूग्लिनॉइड्स, फिर आते हैं इसके अंदर स्लाइम फूड्स। यस, और यहां लास्ट में लेके चले इसके अंदर आएगा प्रोटोजोआ। कोई और तो नहीं छूटा? मेजर 5 ही हैं। अभी आपने जब फाइलोजेनिक सिस्टम पढ़ा था तो उसकी फाइलोजेनी में आपने बताया कि भाई ये जो है मोनेरा हुआ, मोनेरा से क्या बने? प्रोटिस्टा बने होंगे, और प्रोटिस्टा से ही क्या बनने शुरू हुए होंगे? पहले प्लांटी बने होंगे, फंगस बने होंगे, और लास्ट में जो है वो एनिमेलिया बने होंगे। ऐसे है ना? जो डायग्राम आप देखेंगे उसका सीक्वेंस जरूर देखना, जो कहां से किसकी शुरुआत है। सबसे लेटेस्ट कौन बना? एनिमेलिया से मान के चलते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटिस्ट है इसके अंदर इन तीनों के कैरेक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज व्हाट इट इज द कनेक्टिव लिंक। तो सीधी सी बात करेंगे, यहां पर ये जो है दीज आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन व्हाट? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। ऐसे है ना? प्रोकैरियोट्स एंड मोनेरा, यस, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे है ना? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है? चलिए आज ठीक। अच्छा, परसों आप नहीं आए थे, आज वो नहीं आए, दूसरे वाले आपकी फ्रेंड जो, हाँ सॉरी कल। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन दोनों के बीच में जो है इसको कनेक्टिव लिंक लेकर के चलेंगे। अब यहां लेके चले तो पर्टिकुलरली आप बात करेंगे दिस इज द ग्रुप ऑफ एल्गी। ये भी जो है लगभग एल्गी का ही ग्रुप है। यस,
यूक्लिनॉइड जो है आप प्राइमरीली बात करें तो ये भी जो है किसका ग्रुप है, एल्गी का ग्रुप है। स्लाइम मोड्स दीज आर फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऐसा है ना। और यहाँ जो प्रोटोजोन्स हैं ये तो आपको मालूम ही है, ज़ोआ है तो ज़ोआ मीन्स एनिमल्स होंगे, तो ये क्या है आपका एनिमल ग्रुप है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए इससे रिलेटेड। चलिए वो खास नहीं है, मेन चीज तो एक आपका अननेसेसरी वाला वो आपको समझ रहे हैं इस चीज, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमने बात की है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके लेकर के चले। तो पहले तो आपने बताया कि भाई ये जो है सारे के सारे कैसे होंगे, यूनिसेलुलर नेचर के होंगे, ठीक है ना, यूनिसेलुलर। अब इसको हम लोग दो तरह से कह सकते हैं, यूनिसेलुलर कह दीजिएगा और एसेलुलर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बीच में क्या डिफरेंस लेके चलेंगे। ये तो सिंगल सेल हो गया, चलो यूनि माने एक हो गया, और एसेलुलर सेल इज एब्सेंट, देन हाउ सेल एब्सेंट कैसे। हाँ न्यूक्लियस डिफाइन, अरे नहीं न्यूक्लियस डिफाइन होगा तो प्रोकैरियोटिक बन जाएगा, वायरस से कोई लेन देन नहीं आपका। देखिए बस पहले यहां पर आप जो कंसेप्ट लेके चलेंगे एज पर द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में बोला था कि एक सेल के अंदर वन सेल उसे कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, है ना। अगर कहीं पर मोर देन वन न्यूक्लियस हैं तो हम लोग उस कंडीशन को एसेलुलर मानेंगे। बात क्लियर होगा ना। जैसे कि अभी हम प्रोटोजोआ में बात करना शुरू कर दें, प्रोटोजोआ में भी लोग ऐसे कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और एसेलुलर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, जैसे आपका पैरामीशियम है सबसे सिंपल एग्जांपल। पैरामीशियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, आप बात करेंगे पैरामीशियम जैसे ऑरेलिया, एक आता है आपका पैरामीशियम कॉर्डेटा, यस, और इसको तो आप जान रहे हैं पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम, खैर कुल मिलाकर कॉर्डेटा जो होता है इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, क्लियर है ना। और एरिया स्पीशीज जो है इसके अंदर जो है एक मैक्रो हुआ और दो माइक्रो न्यूक्लियस हो गए, क्लियर है ना। और यहाँ पर जो है एक मैक्रो बहुत सारे माइक्रो न्यूक्लियस हो गए, तो मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस हैं हर कंडीशन में, क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है स्लाइम मोड्स वगैरह के साथ में आती है, ठीक है ना। इसी कंडीशन से हम इसको क्या है एसेलुलर भी बोल सकते हैं और यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। एज फार एज द ट्रॉफिक लेवल इज कंसर्न, जहां तक इनके न्यूट्रिशन के बारे में सवाल है तो आप बात करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हुए तीनों ग्रुप्स, एक तरह से इनकी जो नेचर है मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक नेचर, क्लियर है ना। मोस्टली कहा मैंने, ऑलवेज नहीं कहा, हमेशा नहीं कहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। आगे लेकर चले, आपने कहा फंगस है, फंगस है तो सीधी सी बात है ये कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक नेचर के होंगे। और यहाँ एनिमल्स हैं तो दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर है ना। तो तीनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोजोइक भी होंगे और होलोजोइक भी शो करेंगे। वो अलग बात है कि होलोजोइक के अंदर ही कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लेकर के चलेंगे जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना। कुछ सैप्रोफाइट हैं, इंस्टेड ऑफ दैट दे शो द क्या नाम है पैरासिटिक मोड, ओके। चलिए एक चीज और लेकर चले, दिस ग्रुप प्रोटिस्टा इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट because of what, this is the only group which carried over more than 80% of total global photosynthesis, क्लियर हो गया, ओके। यानी कि पूरा हम लोग बात इसीलिए आता आपका मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम अगर कभी पूछते हैं तो क्या होगा, मेराइन होगा, ग्रासलैंड वगैरह सब उसके बाद में आते हैं। प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे इकोलॉजी में आप लोग, उत्पादकता बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो उत्पादकता जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लेके चलेंगे सबसे ज्यादा कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली दैट वुड बी द मैराइन इकोसिस्टम, क्लियर। उसके बाद में फिर एस्चरीज आ जाती हैं या फिर कुछ और आ जाता है निकल करके, ठीक है ना। वापस आते हैं लौट करके, नेक्स्ट कैरेक्टर लेकर चले। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन जो बन करके चलती है कि एसेलुलर प्रोडक्शन के तो अपने अपने मोड्स होंगे ही, पैलिनेशन की टेक्निक्स होंगी, छोटे हैं तो समस्या रहेगी। हैबिटेट को लेकर चले, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एक्वाटिक इन नेचर, क्लियर है। एक्वाटिक एटमॉस्फेयर होगा, वो अलग बात है कि सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल मोड,
लेकिन टेरेस्ट्रियल का भी मतलब क्या है, मॉइस्ट सॉइल से मतलब है, गीली जमीन से मतलब है। ओके, हाँ डेफिनेटली आज के दौर में तो ऑक्सीजन का भी इवोल्यूशन वो सबसे ज्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। अभी चलो अभी से रिलेटेड आपने एक सवाल पूछा, अच्छा पूछा। हम लोग यहाँ एक चीज लेके चले, हाँ नहीं जरूरी नहीं ऑक्सीजन को इवॉल्व करें, बात समझ लें। यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जैसी कंडीशन नहीं बनेगी जरूरी, ठीक है ना। जैसा अभी इससे पहले हम लोग लेके चले थे ग्रुप, कौन सा, मोनेरा वाला। तो मोनेरा के साथ में क्या था, बैक्टीरिया जो थे वहां पर जो फोटोसिंथेसिस हो भी रहा था, फोटोऑटोट्रॉप बोला था आपने, या फोटोलिथोट्रॉप्स बोले या कीमोऑटोट्रॉप्स वगैरह बोले, स्पेशली वहां के केस में जो रहता है, आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, वहां पर क्या है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को लाइट के द्वारा तोड़ा नहीं जाएगा और अल्टीमेटली ऑक्सीजन कहां से निकलनी, वहीं से निकल के चलनी, ठीक है ना। खैर फिलहाल में जो लेके चले फोटोसिंथेसिस यानी प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, और ये भी बात सही है कि उसके बाद में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ऑक्सीजन इवोल्यूशन में इसी का रहेगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आता है जहां आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए बता दे रहा हूं, वहां पूछा था द लंग्स ऑफ द बायोस्फीयर, द लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है, तो दी जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट है, ओके वहां पर है। क्योंकि नॉर्मल है कि यहाँ पर अगर प्रोडक्शन भी हुआ तो क्या पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर ही तो कंटेंट बढ़ाएंगे ना, फ्री ऑक्सीजन तो लिबरेट नहीं कर रहे ना हवा में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी इनकी वजह से, क्योंकि पानी में है तो पानी के अंदर कंटेंट बढ़ा देंगे बस केवल। एयर के अंदर जो हम लोग एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो जो होगी फोटोसिंथेसिस में वो होगा आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से कुछ ऐसा कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है। और इसमें भी सबसे बड़ा मेजर पार्ट अगर लेकर चले तो इसका भी मोर देन 50% जो है, यानी सबसे ज्यादा इन सब के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ओवर बाय द डायटम्स एंड द डेस्मिस। ओके चलिए, अब ये जो ग्रुप्स हैं बताया आपने कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसा भी रहा होगा, अब एक एक करके ग्रुप्स को लेना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हमें इसे खत्म करना है। इसमें से भी क्या करेंगे हम लोग समझ लें, वी विल नॉट डिस्कस डिटेल ऑफ प्रोटोजोआ है। यहाँ प्रोटोजोआ को हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चलेंगे क्योंकि कंटेंट हो नहीं पाएगा एक दिन में, और आज ही का दिन है इसके लिए। इसको जब हम लोग एनिमल किंगडम शुरू करेंगे तो हम लोग प्रोटोजोआ को उठा करके एनिमल्स में रख देंगे, वहां पर उसकी स्पेसिफिक चीज को ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स उसके हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे जो डिजीज कॉजिंग है, लेकिन बाकी को क्लासिफिकेशन वगैरह काफी वास्ट है उसका। और आपको मालूम है ना प्रोटोजोआ इज द कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड मोलस्का है। ओके, फर्स्ट इज ऑर्थोपोडा, सेकंड वन इज द मोलस्का। और मैं आपको पहले जब बायोडाइवर्सिटी बताया था तभी आपको मैंने बताया था कि ऑर्थोपोडा कैसे, क्योंकि इंसेक्ट अकेले ही 75% है, बाकी जो है क्रस्टेशिया भी साथ में जुड़ गया तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद में जो दूसरा नंबर आएगा वो आपका मोलस्का वगैरह का आएगा, ठीक है ना। चलिए सो आगे लेके चले, ओके इसको हटा देते हैं, तो सीधा लेके चलते हैं कहां से, डाइटम से। हमारे रोक देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रिज्यूम, दोबारा शुरू करते हैं। तो मैं क्या लेके चलता, हम लोग शुरू करेंगे कहां से, डायटम से। चलिए फटाफट डायटम से पहुंच जाते हैं। देखिए एक छोटा सा चीज मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूंगा। आपका हो सकता है कि जहां से आप पढ़ करके आए हो उसका एटमॉस्फेयर अलग तरह का रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जान रहे सरकारी कॉलेज है और यहाँ के बच्चों की थोड़ी सी सोच अलग तरह की रहती है, ओके। हो सकता है आप ईडी में से निकल करके आए हो, इसीलिए मतलब अपना जो भी है आपका लाइफ स्टाइल जैसा भी है उसको सीमित रखें यहाँ तक, उसके बाद में सीधे सीधे अपने घर पे, ठीक है ना। ये चीज़ एमिनिटीज आप लोग के लिए जो टॉयलेट वगैरह बनाए होंगे, वॉशरूम वगैरह, वो शायद अलग बने हैं या कॉमन हो, तो जैसा भी हम लोग एक बार बात कर लीजिए। यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, कहना कहीं अलग बने होंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। खैर मतलब मेरा मतलब ये है कि आप इससे ना डिस्टर्ब होकर के फालतू को आपका सवाल जवाब करें, अच्छा है तो क्लास एक फोकस रखें।
बाकी यहाँ तो सर आएंगे, यहाँ पर डीडी सर आए, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा भाई इसकी रिक्वायरमेंट है, व्यवस्था कर देंगे रख लिया। ओके चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे डाई एटम्स के लिए। नाम से क्लियर हो रहा है डाई एटम्स, अब यहाँ केमिस्ट्री वाला एटम नहीं है। ओके नॉर्मल वे में क्या है कि दीज डाई एटम्स, इनको नॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी, ऐसा है ना, गोल्डन ब्राउन एल्गी, जिसको पुराने सिस्टम में जो रखा था इट वाज इंक्लूडेड इन द क्राइसोफाइटा। ठीक है ओके, क्यों है, पिगमेंटेशन जैसा होगा उसकी बेस पर कलरेशन होगा। ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स विल बी देयर। नॉर्मली इसके अंदर मैं बताया जैसे कि डायटम और डायस्मेट दोनों को इंक्लूड लेकर के चलेंगे हम लोग करेंगे। ओके मेजरली दीज आर कैरेक्टर्स लेते हैं कि जरूरी है, नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ओके इसके अंदर कहीं भी कोई मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगी, यानी फ्लैजिला या इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स के अंदर नहीं बनकर चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ द गैमेट्स वगैरह जो है उनके साथ छोड़ करके। ठीक है अच्छा नेक्स्ट वन, दीज आर द, हाँ यस, पर्टिकुलरली इनके लिए टर्म यूज किया जाती है, दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब यहां तक तो ठीक है, फाइटो माने प्लांट्स हो गए, प्लैंक्टन माने जो फ्लावर हुए, तैरने वाले जो हुए, है ना, तो जनरली फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की जो सरफेस है उसी में मिलेंगे, लेकिन क्यों मिलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स फाउंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यस लेकिन ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ व्हाट, इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब वेरी लाइट लिपिड लेयर, ओके लेयर इन मेम्ब्रेन व्हिच हैव बीन फ्लोटिंग। ठीक है ओके नेक्स्ट लेके चलते हैं। इसमें क्या हुआ, नहीं मैंने बताया जो लिपिड की लेयर है, लिपिड आपको वैसे ही मालूम है, लिपिड यानी कि ऑयल वगैरह पानी के ऊपर डाल दीजिए, क्या उसकी डेंसिटी कम है तो सरफेस पे रहेगा ना, तो इसका जो मेजर कॉज है उसकी वजह से नहीं, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लाइपोपेनिट्रेशन तो होगी, प्रोटीन भी होगी उसमें, लेकिन फ्लोटिंग का जो रीजन है वो निकल कर आता है लिपिड की वजह से। ओके अच्छा बाकी यहां जैसे इसको लेकर के चलें तो यस एक जरूरी चीज कि इनकी जो सेल वॉल है हैविंग सिलिका, सिलिका मालूम है ना, तो सिलिशियस सेल वॉल होगी इसकी, और इसी की वजह से कई सारे सवाल बनकर के चलते हैं, जिसको हम लोग बात करते हैं क्या, डायएटम, तो डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका सिंपली यही आता है, पहले तो बता सकता लेकिन अभी क्वेश्चन में नॉट नहीं मिल पा रहा कि इसका लार्जेस्ट डिपोजिशन कब है। अभी अपने एवोल्यूशन का थोड़ा सा आइडिया लिया होगा आपने, एवोल्यूशन में बहुत सारे दौर आते रहते हैं, सो इनका जो फॉर्मेशन है डिपोजिशन से स्टार्ट होना शुरू हो गए, इट इज फ्रॉम द मायोसिन, ओके मायोसिन पीरियड का डिपोजिशन है, एंड दैट इज लार्जेस्ट डिपोजिशन इन लॉम्पैक, याद रखिएगा, विच इज इन कैलिफोर्निया। कहां पर है, यूएसए। सबसे बड़ा डायटोमेशियस अर्थ का डिपोजिशन जो मिलेगा कहां मिलेगा, लॉम्पैक कैलिफोर्निया में है, मींस यूएसए में। ठीक है नॉर्मली होता क्या है क्योंकि सेल वॉल के अंदर सिलिका है, सिलिका सिंपली रेत के लिए आप बात कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो तो मर जाएगा, लेकिन जो सेल वॉल के अंदर जो डिपोजिशंस हैं वो तो एज इट इज बचे रहेंगे। ओके इसी की वजह से क्या हो जाता है, आपका डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे नाम हैं। एक तो आप खतरनाक चीज लेके चले, दैट इज द डायनामाइट, मालूम है ना, एक्सप्लोजिव है। दूसरा लेके चले आप लोग जो पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट, ओके जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, पुराने वाला कॉलगेट आपको मिलता नहीं, व्हाइट कलर का जो आता था, या अभी आपके पास आता है एंकर व्हाइट, या प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का, एंकर पेस्ट जो आता है सबसे सस्ता है, व्हाइट कलर का रहेगा, जो आप देखेंगे तो हल्की ग्रेटनेस दिखाई देगी उसके अंदर। जैसे आप लोग कभी वो चीकू वगैरह खाते हैं तो खाने के बाद में मीठा है, अच्छा है, लेकिन हल्का सा किरकिराहट सी महसूस होती है, तो ग्रेटनेस जो है वो दैट इज ड्यू टू द, इसमें टूथपेस्ट की बात में बात कर रहा हूँ,
तो जो टूथपेस्ट है उसके अंदर जो ग्रिटनेस है वो किसकी वजह से, इन डायटम्स की वजह से ही है, उनको डाला जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, दीज आर यूज्ड एज द एब्रेसिव। ठीक है ना, ओके। एब्रेसिव है तो सीधी बात है ये पॉलिशिंग के भी काम आएंगे। पॉलिशिंग कहीं भी कर लीजिए, चाहे दांतों पे कीजिएगा चाहे मेटल्स वगैरह पे कीजिएगा, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत बनता है इसके डायटम्स के ऊपर। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे जैसे साउंड प्रूफ केबल्स होते हैं, साउंड प्रूफ केबल्स, ओके। या आप बात कर सकते हैं ब्रिक्स, या आप बात कर सकते हैं हाउसेस, ओके। ये सारे सारे तो क्या है कि इसमें क्या है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर टू द साउंड एज इंसुलेटिंग नेचर, ओके। यहां एक और चीज लेके चलते हैं जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं, स्टीम बॉयलर्स, ओके। उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है और यहां पर एक टर्म आती है कैसर गुल, यस, इसको क्या बोलते हैं, केसर गुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सारे जो यूजेस हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, माइसिन, डाइएटोमेशियस, डाइएटम से बनी हुई, डाइएटम से मिलकर के बनी हुई, नॉर्मली ये है ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप लोग उसमें पढ़ते होंगे, इसके बाद में और पढ़ेंगे आप लोग। जैसे हमारे यहाँ पर आपका वो है पार्क स्टेट, इंडिया के साउथ में जाएंगे तो आपका तमिलनाडु से उधर की तरफ जो कनेक्ट करेगा श्रीलंका को, जिसको श्रीराम सेतु भी बोल देते हैं, वो किसका डिपोजिशन है? केरला, नहीं, वो केरला तो इधर साइड में हो गया, अरेबियन सी में, मैं गल्फ में बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी बे ऑफ बंगाल है उसके नीचे की तरफ, नॉर्मली वहाँ मतलब समझ लीजिए। जैसे इसको आप जो श्रीराम सेतु कहते हैं, बेसिकली वो क्या है, आप लोग वहाँ पर वो देखते होंगे, उसका सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स के अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं, जेलीफिश है, हाइड्रा है, और तीसरा वाला जिसमें एनिमली वगैरह आते हैं, सी एनिमली वगैरह जो आते हैं, मूंगा वगैरह जो आते हैं, तो कोरल्स इनको बात करते हैं आप लोग, कोरल्स का डिपोजिशन, ठीक है ना। कोरल्स के अंदर भी यही रहता है कि ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, उसका शेल बचा रहेगा, उसका एक्सोस्केलेटन वो बचा रहेगा, अल्टीमेटली डिपोजिट होता चला जाएगा, ठीक है ना। एट द कोर्स ऑफ द टाइम वो लगातार क्या है, बढ़ करके ऊंचा हो जाएगा, और बढ़कर के इतना ऊंचा हो जाएगा कि समुद्र के ऊपर भी जब वाटर का लेवल नीचे जाएगा वो जो चीज दिखाई देना शुरू हो, क्लियर। नॉट ओनली इन द इंडिया, दुनिया में बहुत जगहों पर चीज बनी हुई है। वो अलग बात है, अपनी वैल्यूज के साथ, एस्थेटिक वैल्यूज के साथ में आपने उसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने उसको श्रीराम सेतु कह दिया, किसी ने उसको एडम्स ब्रिज कह दिया, कुछ और कह दिया, बट मैं आपको यहाँ पे जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये डायटोमेशियस अर्थ जो है ये भी डिपोजिशन है, ये भी एक स्केलेटन है एक तरह का, जो उसकी वजह से इकट्ठा होते चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली ये जो है एटम्स ब्रिज वाला जो है वो कोरल्स की वजह से है, और यहाँ पर ये जो है वो किसकी वजह से, डायटम्स की वजह से, ओके। चलिए नेक्स्ट लीजिए, फटाफट लेते हैं, खत्म करना है, 3-4 ग्रुप्स हैं इसमें, ओके। इसके बाद में यहां एक चीज और आती है, यस, सिमेट्री। अच्छा, एक चीज और डायग्राम्स में क्या रहते हैं कि जैसे एक, यस, आप इसे चाहे सोप केस कह दीजिएगा, सोप बॉक्स कह दीजिएगा, या फिर आप इसको ऐसा मान लीजिए जैसे आपने लेबोरेटरी में देखा होगा पेट्री डिश, प्रैक्टिस वगैरह आपने शायद किए होंगे, वो एक पेट्री डिश होती है ना, एक छोटी सी कटोरी होती है, उसको ऊपर ढक देंगे, थोड़ी सी बड़ी है, उसको कवर करने के लिए रहती है, ठीक है ना, ओके। तो जो अपर डिपोजिशन है, ये अपर वाला जो सेल वॉल है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है, अल्टीमेटली इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एपिथीका, और नीचे जो होगा इसका नाम क्या होगा, हाइपोथीका, क्लियर है ना, ओके। सबसे मजेदार बात जो आती है निकल करके वो तब आएगी जब इसके अंदर डिवीजन होना शुरू होगा, मतलब इसके अंदर रिप्रोडक्शन जब होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होगा, ये दोनों पार्ट जो है अलग अलग हो जाएंगे, यस। तो बड़ा यानी ऊपर वाले से यानी हाइपोथीका अलग हो गया, एपिथीका अलग हो गया। अब जब भी बनेगा इसके अंदर नया वाला पार्ट, वो कहां बनेगा, इसके अंदर ही बनेगा, क्लियर है ना, यस। और यहां बात करेंगे तो इसके भी कहां बनेगा, अंदर ही बनेगा। आप सोचिएगा जब ये अलग अलग हो जाएंगे, मेरा मतलब ये है कि हाइपोथीका से जो पार्ट्स बनेंगे वो अल्टीमेटली क्या होंगे, स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट होते चले जाएंगे, छोटे से छोटे होते चले जाएंगे, यस। जबकि यहाँ एपिथीका के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ क्या होगा, ये एक साइज का रहेगा, और दूसरा वाला जो है फिर उसके साथ में वही कहानी शुरू हो जाएगी कि ये छोटा होता चला जाएगा, क्लियर है ना, ओके।
चलिए, तो यानी स्पेशल टाइप ऑफ सन डिवीजन इसमें रहेगा। बाकी एक चीज और लेना है इसमें, हाँ सिमेट्री की बात करें तो हम लोग इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होते हैं सेंट्रल टाइप, सेंट्रल मतलब रेडियल सिमेट्री इसको पढ़ा आता है, सिमेट्री एनिमल्स पढ़ा ना, रेडियल सिमेट्री पासिंग थ्रू द सेंटर यू कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द टू इक्वल हाफ्स, यस। और दूसरी तरफ जो बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, पिन्नेल बोलते हैं। पिन्नेल, पिन्नेल मतलब लीफ का पिन्ना होता है, पिन्ना का मतलब जैसे आपका ये ईयर पिन्ना है, फ्लैट कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्नेल बोलते हैं। और नॉर्मल बात ये है कि इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यस। एग्जांपल आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। पिन्नेट टाइप हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, एग्जांपल नेविक्यूला, एग्जांपल इसको नोट कर लें, इट इज नेविक्यूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस बताएंगे। और सेंट्रल का एग्जांपल लिख लीजिएगा, हम सेंट्रल ये बता रहा आपको, पिन्नेल है और एक सेंट्रल कह दो, इसको सेंट्रल कह दो, वैसे इसको सेंट्रल लिखा हुआ है उसमें। सेंट्रल हैविंग रेडियल सिमेट्री, एग्जांपल लीजिए मेलोसिडा, MELOSIRA, मेलोसिडा। ओके, बाकी इसके अंदर बात की जाएगी, सिंपल सी बात है, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। साइटोप्लाज्म में खास बात यह है कि एक तो स्टेलेट न्यूक्लियस मिलेगा, यानी केंद्रक जो है वो कहाँ है, बीच में टंगा हुआ होगा एक तरह से, यस। और एक लार्ज साइज की वैक्यूल मिलेगी इसमें। ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्पेशली पूछे जाते हैं। लिखिए, बिलो द सेल वॉल द प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ लार्ज वैक्यूल एंड स्टेलेट न्यूक्लियस, ये सस्पेंडेड न्यूक्लियस, बीच में टंगा हुआ न्यूक्लियस रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है पिगमेंट। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं पिगमेंट में। अब ये परसों बात कर रहे थे कि भाई क्लोरोफिल ए जो होता है वो सब में रहता है, ऐसे है ना, सबसे ज्यादा भी किसमें नहीं होता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, एनिमल्स को तो भूल ही जाओ, फंगस को भूल जाओ, बाकी जितने ग्रुप्स बचे आपके उन सब में क्लोरोफिल ए कहाँ नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया में भी होगा, बट दैट विल नॉट बी इन द बैक्टीरिया। कॉमन बैक्टीरिया जिसको हम लोग बात करेंगे उनके अंदर नहीं होगा, है ना, वहां पर जो है आपके इसके पिगमेंट्स अलग रहते हैं, ओके। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि क्लोरोफिल ए जो है दैट विल नॉट बी फाउंड इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, ओके। बिसाइड दैट इट इज फाउंड इन ऑल द ग्रुप्स, वेदर दैट इज द एल्गी और लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स, फिनेरोगेम्स, जो भी आप लीजिए जी नहीं होगी, ओके। यू बैक्टीरिया में कई तरह की हमने कल बात की थी ना, मतलब कल को मतलब पहले जो राउंड में हमने बात किए थे, इसमें यू बैक्टीरिया को हम लोग जो है तरफ साइनोबैक्टीरिया में बांट देंगे, फिर आपको इधर की तरफ जो है बाकी बैक्टीरिया वगैरह बांट देंगे, कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे, कुछ वो होंगे क्या नाम आपका हेटेरोट्रॉफिक होंगे, ओके। खैर वापस आ जाओ आपका लौट करके, तो मैं आज बात कर रहा था आपको कि द पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी। बिसाइड दैट नोट करें फटाफट, बीटा कैरोटीन, स्पेशली फ्यूकोजेंथीन, among the beta carotene it having फ्यूकोजेंथीन, ये ज़ैंथीन कई जगह पर मिलेगा। और फ्यूको से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो इनके अंदर ये सिमिलैरिटी होगी किसके साथ में, ब्राउन एल्गी के साथ में, ठीक है ना। एक ब्राउन एल्गी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है फ्यूकस, ओके। चलिए, तो मैंने बताया आपको क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है, इसके अलावा आप लिखिए ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल्स में आप उसको नाम दे सकते हैं डाइएटमोज़ैंथीन, ज़ैंथोफिल स्पेशली डाइएटमोज़ैंथीन, ओके। सो दिस इज अबाउट द पिगमेंटेशन। नेक्स्ट लीजिए, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, हाँ, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स या
ल्यूकोसिन, इसमें आप लिख लीजिएगा, इट इज अ पॉलीसैकेराइड्स, हम स्टार्च के पॉलीमर्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स जैसे ल्यूकोसिन, यस। एक और इसमें नोट करें, दैट इज क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च, क्राइसोलेमिनेरियन इसको बोलते हैं, इससे बोलते हैं क्राइसोलेमिनेरियन। मतलब देखिए बेसिकली है सारे स्टार्च। अगर आप बात करेंगे रोडोफाइसी में तो वहां पर आप फ्लोरिडियन स्टार्च बोल देंगे, यहाँ पर आपने क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च बोल दिया, मतलब इसका स्पेशल टाइप है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंज रहा होगा, मैं नहीं पढ़ना दूंगा, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल ये होगा, और उसके अलावा लिखें एंड ऑयल डोमेट्स। ओके, बाकी अभी मैं आपको बता दिया था कि 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस इन द बायोस्फीयर या ओशियनिक फॉर्म में होगा, और ओशन में भी स्पेशली किसके थ्रू होगा, डायटम्स के थ्रू होगा, यस। टोटल मैं बताया 50% 80% जो था वो प्रोटिस्टा से है, मतलब इसके बाद में अभी डायनोफ्लैजेलेट्स वगैरह और भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट नोट करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल बाय बाइनरी फिजन, asexual reproduction by special binary fission, जैसे मैं आपको डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे, in which half of the successive daughters became smallest to smallest in size। लगातार आधी जो है पॉपुलेशन वो लगातार कैसे होगी, छोटी साइज में होती चली जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए asexual reproduction, नेक्स्ट वन लिखिए asexual reproduction with special type of the spores called statospores, पूछा जाता है, ये नया नाम है, बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको, स्टैटोस्पोर्स। पहले इसके लिए एक और नाम आता था ऑक्सोस्पोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको नॉर्मली बुक्स में ऑक्सोस्पोर्स के नाम से मिलेगा, पुराने पेपर से उठाएंगे तब भी मिलेगा। अब एक नई टर्म आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्टैटोस्पोर्स, ओके जी। नहीं, मैं ये ना ग्रो नहीं करेगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस टेक्निक के बाद में दूसरा जो रहेगा वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको रिजुवेनेट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो प्रोसेस है, मतलब दो यूजेस हैं। हाँ, नॉर्मल वे में देखिए वो कंडीशंस वाली बात है, वो छोटे ही रहेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में जो दूसरी फॉर्म्स हैं वो नॉर्मली ग्रो करेंगे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी उस कंडीशन में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, या अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो स्पोर्स बनेंगे वो सेम साइज के बनेंगे, ठीक है ना। लीजिए नेक्स्ट, अभी आपने क्या नोट किया, ऑक्सोस्पोर्स और द स्टैटोस्पोर्स, यस। इसमें हम नोट करें दीज आर द परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज इसलिए बोलते हैं, एसेक्सुअल में नहीं, सेक्सुअल में लिखिए इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो ऑक्सोस्पोर या स्टैटोस्पोर्स बनेंगे, यस, दीज आर द परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज बोलते हैं द स्टेज फॉर्म आफ्टर द ज़ायगोट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। और परफेक्ट स्टेज बहुत चीज की वैल्यू रखती है इन केस ऑफ फंगस। फंगस में आप डिटेल में पढ़ेंगे, परफेक्ट स्टेज के बेस पर ही इनको 3-4 ग्रुप्स में बांटा गया था, चाहे फाइकोमाइसिटीज हो, चाहे एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे बेसिडियोमाइसिटीज हो, या कुछ और ग्रुप ना हो, क्लियर, ओके। नेक्स्ट नोट करें, दीज शो गैमेटिक माइटोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जब एलगी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में लेके चलेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लोपाइंटिक, कई तरह का लाइफ साइकिल होता है। मैं बताया कि दीज शो गैमेटिक मियोसिस एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। कुछ पॉइंट्स और नोट कर लें फटाफट। Diatomaceous earth is also used as filter in beverages, ये शराब की फैक्ट्री जो होती है, इन beverages, सिरप्स, शरबत वगैरह जो बना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, beverages, सिरप्स,
petroleum, refineries, toothpaste, to polish metals, etc. और नेक्स्ट नोट करें, ड्यू टू इंसुलेटिंग क्वालिटी साउंड प्रूफ केबल्स, वो तो मैं बता चुका आपको, फटाफट इसका कर लीजिए आगे। बाकी डायनामाइट्स बनाएंगे हम लोग, हाँ, insulating property, so used in making soundproof cabins, insulators। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट नोट करें, these are also the indicator of water pollution, यानी पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है पानी के अंदर तो अल्टीमेटली इनकी ग्रोथ जो है अफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। these are also the indicator of, इससे पहले मैंने बताया था ना आपको क्या, सीवेज वाटर पॉल्यूशन का ई कोलाई, ठीक है ना, ओके, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एग्जाम्पल नोट कर ले थोड़े से, एग्जाम्पल कम होगी डेफिनेटली, ओके। नेक्स्ट लीजिए, इसमें एग्जाम्पल आप लोग नेविक्यूलर का नाम सुन ही चुके हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नेविक्यूलर। दूसरा अभी इसमें एग्जाम्पल बताया ना, इसमें पिन्नेट टाइप ऑफ द सिमेट्री में। दूसरा आपने लिया मेलोसिरा, एक को लिखे ट्राइसेरेटियम, और नेक्स्ट नोट करें सिम्बेला, CYMBELL। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं, अगला जो ग्रुप है दैट इज डायोफ्लैगेलेट्स। अब नाम पे अगर फ्लैगेलेट लगा हुआ तो सीधी सी बात, इसका सारे इंपोर्टेंस जो है उस बात पर है कि इसके अंदर फ्लैजिला होती है, डायटम्स के अंदर कोई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं थी। क्लियर, डायनोफ्लैजिलेट्स, यस। अब इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं नोट करें फटाफट। These are also called golden brown algae, included in Dinophyceae। गोल्डन ब्राउन कहते हैं इनको भी, गोल्डन ज्यादा होगा, ब्राउन कम होगा, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ द पिगमेंट्स। यस, these place in Dinophyceae, under Pyrophyta। पायर मान क्या होता है, PYRE, पायर, यस, नहीं PYRE पायर, कुछ नहीं, जीवन का अंत, चिता, यस। तो मतलब ये है, इसको आप जोड़ सकते हैं कि मतलब आग से है, जलन से है, चमक से है, ओके। तो पायरोफाइटा। बाकी आपको बताया कि दीज आर मोस्टली मेराइन, अलग अलग तरह का पिगमेंटेशन मिलेगा जिसकी वजह से इसको गोल्डन ब्राउन कलर का नाम दिया। अब यहां पर ना कुछ टर्म्स हैं, बस इन्हीं को समझ लीजिएगा, ओके। इसको रफली अगर इसका स्ट्रक्चर लेके चले, बहुत अलग अलग तरह के हैं, एक ये होगा और एक मान लो ये होगा, क्लियर। बाकी इसमें एक फरो यहां पर बनेगी, ओके, ऐसा मान लो। इसके ऊपर पहली बात तो ये छोटी छोटी सी आर्मर्ड यानी ऑर्नामेंटेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको आर्मर्ड एल्गी कहते हैं। आप लोग जानते हैं ढाल कवच, आर्मर्ड एल्गी। नॉर्मली इसके अंदर बताया मैं आपको, दो फ्लैजिला रहेंगी, एक ट्रांसवर्स रहेगी, ओके, और एक जो है नीचे की तरफ रहेगी। बस नीचे वाली जो है वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये रिबन शेप है, क्लियर। ये क्या है, इट इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, ठीक है। अच्छा, बाकी डाई मतलब दो पार्ट आपको लगे रहे, इसके मिलाकर के दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। लीजिए, these having
2 furrows, खांच, these having 2 furrows, longitudinal is called sulcus. sulcus आप लोग हर्ट में पढ़ेंगे। sulcus का मतलब ही होता है नाली, नाली मतलब कुछ गहरी सी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई हो, पढ़ा हुआ लिखे। longitudinal is called sulcus while transverse is called girdle। यानी आपने बताया इसको जो नाम दे दिया इट इज कॉल्ड girdle, ओके, और इसको जो है longitudinal, इसको जो नाम दिया इट इज sulcus, ओके। यहां इसके अलावा एक और नाम आप देख सकते हैं, इट इज annals, छल्ले, रिंग्स, ठीक है। और सर्कस को ग्रुप आप समझ रहे हैं, इसको नॉर्मल में क्या कर देंगे, इसको ग्रुप बोल देंगे, खांच बोल देंगे, दरार नीचे की तरफ। और देखिए longitudinal flagella is ribbon shaped while transverse is thin and membranous, हल्की होती है, पतली होती है। तो जब इसके अलावा आपने एलगी में थोड़ा सा पढ़ा होगा, फ्लैजिला अगर एक जैसी है दोनों नॉर्मली दो फ्लैजिला आपने कई जगह पढ़ी होगी, जैसे कि एलगी के केस में आपको क्या जूस्पोर पढ़ते हैं। अगर दोनों फ्लैजिला एक जैसी है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोकॉर्न होता है ना। तो अगर दो अलग अलग तरह के फ्लैजिला है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, दोबारा पढ़ेंगे आप आगे जाके। एक आपका ग्रुप होता है फ्यूफाइसी ब्राउन एलगी, उसके अंदर नॉर्मल में आपको क्या है, एक ऐसे मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी। एक जो होगी विप्लास टाइप की फ्लैजिला होगी और एक जो होती है वो टेंसिल टाइप की होती है। विप्लास मतलब चाबुक की तरह से चिकनी होगी, बाल की जैसी, और दूसरा जो है इसके ऊपर जो है सेकेंडरी ग्रोथ बनी हुई होंगी, स्ट्रक्चर जो है, ओके, जिसको क्या बोलते हैं लोग, टेंसिल टाइप बोलते हैं। तो अगर एक से ज्यादा तरह के फ्लैजिला अवेलेबल है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेटेरोकॉन। क्या बोलते हैं, हेटेरोकॉन। तो अभी मैं बात करूं डायनोफाइसी में या डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो फ्लैजिला है वो कैसी है, हेटेरोकॉन टाइप की, ओके, लिख लें हेटेरोकॉन फ्लैजिला। अरे बताया तो मैंने, आइसोकॉर्ड मतलब दोनों एक जैसे फ्लैजिला हो, हैं तो दो, यहाँ भी आप देख रहे हैं इसमें, ओके, और इस वाले केस में भी आप दो देख रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों एक जैसी हैं, इसमें दोनों डिफरेंट टाइप की। क्लियर? अरे मैंने बोला ट्रांसवर्स वाली पतली है, नीचे वाली चौड़ी है, रिबन शेप है, ओके, यस। नेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला इट शो व्हर्लिंग मूवमेंट, ओके, जैसे वो टॉर होता है, क्या बोलते हैं उसको, लट्टू, यस, लट्टू है ना, आप उसको खेले कि नहीं खेले, या बचपन से मार के मम्मी ने कहा हमने नीचे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नॉर्मल में मैंने जब आप उसको खेलते हैं, रस्सी डालेंगे तो क्या एक जगह अपनी जगह घूमेगा, वही अर्थ वाला कंडीशन, रोटेशन भी होगा, रिवॉल्यूशन भी होगा, यानी कि अपनी जगह भी घूमेगा और साथ साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा। क्लियर है ना? तो ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे घूमेगा गोल गोल, और इसकी तरह से क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा आगे की तरफ, ठीक, ओके। जो घूमेगा वो कैसे है, राइटवर्ड घूमेगा, पढ़ा लिखना है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ फ्लैजिला इट शोज व्हर्लिंग मूवमेंट, या इसको हम लोग नाम देते हैं व्हर्लिंग व्हिप, व्हर्लिंग व्हिप लाइक मूवमेंट, यस, लिखें। इट रोटेट, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज, राइटवर्ड, अगर दाएं तो घूम रहा है तो क्लॉकवाइज होगा ना, तो लिखें रोटेट क्लॉकवाइज। चलिए खैर छोड़िए, आगे आइए फटाफट। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग पिगमेंटेशन, फटाफट लें। पिगमेंटेशन सेम वही है, लिखें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, यस। अब थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान देना है आपने, अंडरलाइन कर लेना। अल्फा कैरोटीन, वहां पहले क्या बताया मैंने आपको, बीटा कैरोटीन, इसमें क्या है, अल्फा कैरोटीन, लिखें। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसका एग्जांपल पेरिडीन, पेरिडीन, PERIDININ, पेरिडीन, ओके।
नेक्स्ट हम लिखें इट हैव ट्राइलेम्युलर थैलेकॉइड, 3 लेयर्स होती है थैलेकॉइड्स की, ट्राइलेम्युलर थैलेकॉइड इन प्लास्टिड। एग्जाम्पल लिखें सिरेटियम। रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ा ले, कोई खास बात नहीं है, वही कार्बोहाइड्रेट और ऑयल होंगे, ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब तक आपने पढ़ा है सेल कितनी तरह की होती है न्यूक्लियस के बेस पर, बताइए कौन सी चीज है न्यूक्लियस के बेस पर आपने सेल बताई, 2 तरह की होंगी, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक होती है, ऐसी है ना। यहां पर स्पेशल टाइप बात करेंगे हम लोग, इट हैविंग मेसोकैरियोटिक सेल्स, फटाफट ले अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेसोकैरियोटिक, इनके बीच क्या है कहीं ना कहीं, यस इसके अंदर नॉर्मली हिस्टोन्स आर एब्सेंट, ओके। यहां पर बात किया था आपको कि यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट होगी और यहां पर दोनों अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। दूसरी स्पेशल बात, इनसे डिफर कैसे है, पहली चीज हिस्टोन जो है वो क्या है एब्सेंट है। दूसरी बात बताइए आपको कि इसके अंदर जो राइबोसोम है, ये बात की थी ना आपको, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक टाइप के तो बिल्कुल नहीं होंगे, हाँ यहां नॉर्मली आपने बताया 80s टाइप के होते हैं ना, तो यहां आप 80s कह दीजिएगा या कुछ बुक्स में आपको 83s भी मिल जाएगा, क्लियर। कौन से वाले 70s होते हैं, मैं भी तो ये कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, यहाँ पर 80s होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ कभी कभी आपको जो है 80 to 83s का भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं, एक और स्पेशल बात इसकी, जी नहीं मैं बताया, ये पहला कैरेक्टर ये बताया आपको, दूसरा कैरेक्टर ये बताया, तीसरा मैं बोले मैं होने और ना होने, राइबोसोम इज द ओनली सेल स्ट्रक्चर, only cell organelle which is found in every kind of the cells, whether that is the prokaryotic, mesokaryotic, eukaryotic, cellular organelles हैं, सबके अंदर मिलेंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, दोबारा आ जाओ, एक तो इसमें हिस्टोन्स नहीं है, पहली चीज, ओके, इसमें हिस्टोन्स थी लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं थी, ध्यान है ना। अभी आगे बात करें, समझ लो, ड्यूरिंग द माइटोसिस, बहुत स्पेशल टाइप का माइटोसिस है कि ड्यूरिंग द माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होता था, जो आपने माइटोसिस पढ़ा होगा तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा प्रोफेज स्टेज जो आती है उसमें कुछ चीजें गायब होना शुरू होती है, जिनमें सबसे पहले आप बोलते हैं कि भाई सेल ऑर्गेनली चलेगी, अलग बात रही। बाकी आपने बोला इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, बट इसके अंदर क्या है ये परसिस्टेंट है, मतलब बनी रहेगी, फिर भी उसके बावजूद भी सेल डिवीजन होता रहेगा, यस। तो ये 3 स्पेशल क्वालिटी निकल के आएगी, आप इसको चाहे इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन ये 2 मेजर क्वालिटीज हैं और ये तो स्पेशल कंडीशन है जो केवल इसी में मिलती है, क्लियर है, ओके। फटाफट नोट कर लीजिए, तो मेसोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डायनोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, डायनोमाइटोसिस। जब आप माइटोसिस वगैरह सेल डिवीजन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर जो भी आपका रही होगी, इसमें अगली यूनिट है सेकंड वाली, नहीं मॉर्फोलॉजी होता है 3rd यूनिट है, तो मेरा मतलब ये बहुत तरह के पढ़ेंगे, एंडोमाइटोसिस होता है, डायनोमाइटोसिस होता है, ओके, और भी अलग तरह के वेरिएशंस हैं। खैर फिलहाल इसको जो बोलता है डायनोमाइटोसिस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर बनी रहेंगी ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेज, ओके। आगे लेके चलें, चलिए इसको भी पूरा हाँ, यस, दिस ऑल्सो शो, आपने ये पढ़ा कि पर ट्राइकोसिस्ट या जिसको हम लोग कहते हैं निमेटोसिस्ट, कहाँ पढ़ा है, हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ दंश कोशिका, स्टिंगिंग सेल्स, इन केस ऑफ फाइलम बोलो सिलेंट्रेटा,
ध्यान आ रहा है? सिलेंट्रेटा का स्पेशल कैरेक्टर ये था कि इसके अंदर जो है निमेटोसिस्ट यानी कि स्टीलिंग सेल या ट्राइकोसिस्ट वगैरह मिलेंगे। ओके, इसके अलावा कहाँ मिलती है ध्यान रखना, थोड़ा सा पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी मिलती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग नहीं होती। यहां लेके चले हम लोग, तो ट्राइकोसिस्ट सिमिलर टू द सिलेंट्रेट आर फाउंड इन दिस ग्रुप। प्रॉब्लम लिखें, ट्राइकोसिस्ट सिमिलर टू द सिलेंट्रेट आर फाउंड। नेक्स्ट नोट करें फटाफट, मियोसिस में बी नंबर 1 zygotic। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, मियोसिस में बी zygotic, एग्जांपल सेरेटियम एंड जिम्नोडियम, सेरेटियम एंड जिम्नोडियम। नंबर 2 गैमेटिक, गैमेटिक इन नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका। इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स आप लोग प्रोटोजोआ में भी पढ़ेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स इनसे मिलते जुलते आप लोग प्रोटोजोआ में भी पढ़ेंगे मिल जाकर, क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट लीजिएगा, इसमें काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, दैट इज सी घोस्ट। लिखें, सी घोस्ट या फायर एल्गी, तो बताता हूं आपको, लीजिए सी घोस्ट या फायर एल्गी। ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, these emit out their own light। मतलब बायोल्यूमिनेसेंस जानते हैं आप लोग, चमक पैदा करना। ओके, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बायोल्यूमिनेसेंस कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अपनी लाइट पैदा करेंगे और इसी की वजह से रात में जो है, आपने उस रेड टाइड वगैरह भी सुनेंगे आगे जो है। मैं आपको एक चीज बताया था, रेड सी किसकी वजह से था? बीजीए की वजह से। क्या नाम था उसका? देखिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, और जहां पर आपको कहते हैं ना इंग्लिश में पढ़ते हैं आप लोग होमोफोन्स, तो एक जैसा सुनाई दे एक जैसा लगे देखने में, तो वहां कंफ्यूजन ज्यादा बनता है। उन कंफ्यूजन को आप अलग से कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। जैसे अभी आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं रेड सी, वो अलग है, आपको ध्यान आ रहा होगा बीजीए, दैट वाज द ट्राइकोडेस्मियम, बताया था ना, ट्राइकोडेस्मियम, मैंने बोला भी था कि इसे याद रहेगा, डेस्मियम एरिथ्रिकम, जो भी है, ओके, इट वाज द कॉज ऑफ द रेड सी। और अब यहां मैं बात करता हूं रेड टाइड। टाइड जानते हैं आप लोग, भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, समुद्र की जो लहरें आती हैं, ज्वार भाटा इसके लिए बोलते हैं। तो नॉर्मल वे में यहां क्या है कि रेड टाइड इज ड्यू टू द डायनोफ्लैजिलेट्स। फटाफट नोट करें, रेड टाइड इज ड्यू टू द डायनोफ्लैजिलेट्स एज दे रैपिडली मल्टीप्लाई over the surface of water। अंडरलाइन कर लीजिएगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन को, as they rapidly multiply over the surface of water they emit their own light by burning of, कौन सी प्रोटीन होती है ये? ग्लो वर्म होता है, अरे जुगनू होता है, जुगनू रात में जो घूमता रहता है, लाइट से जलती है, उसमें कनेक्शन भी मिलता हो तो कहीं से, और ना उसके पास कोई बैटरी होती है। बेसिकली समझ लीजिएगा, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ल्यूसीफेरिन, यस, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, पढ़ा लिखें, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। वहां भी और जहां भी बायोल्यूमिनेसेंस दिखाई दे रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, यही प्रोटीन काम करेगी। एक एंजाइम होता है यहाँ पर ल्यूसीफेरेज, ओके, उसकी वजह से क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने से जब जलेगी तो क्या होगा, वो लाइट इमिट करेगी, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस आप बहुत ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे आगे जाकर। एग्जांपल लिख लें, सी घोस्ट या फायर एल्गी बोले इसको हम लोग नाइट लाइट के नाम से बोल देते हैं, और नाइट लाइट। और रात में अंधेरे में जो समुद्र की लहरें चढ़ती हुई आती हैं, तो उनमें क्या है, नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं, तो रात में क्या, उनमें चमक सी दिखाई देगी, ओके, और उसी की वजह से क्या बोलते हैं,
रेड टाइड बोल देते हैं, या सी घोस्ट बोल देते हैं, या नाइट फायर बोल देते हैं, या फायर एलगी कह देते हैं, जो भी कहता हो। एग्जाम्पल लिखिए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल, नेविक्यूला, सॉरी नॉक्टिल्यूका, आई एम सॉरी। एग्जाम्पल लिखें नॉक्टिल्यूका, नेविक्यूला तो पहले वाले क्लब में। नॉक्टिल्यूका नाम से क्लियर हो रहा है वो। नॉक्टी, नॉक्टी माने क्या होता है? अरे दो तरह की नेचर होती है, डायगोनल और नॉक्टर्नल, रात्रिचर और दिनचर। हिंदी बोलते हैं निशाचर, कहते हैं ना। निशा माने, औषा माने, अरे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, चीजों को आसान बनाने का तरीका यह है कि हम इन चीजों को किसी चीज से जोड़ना शुरू कर दें। बात क्लियर है ना? यस। तो जो आप शब्द हिंदी में आता है ना, निशा, निशा का मतलब रात होता है, और याद रखना उषा का मतलब है सुबह की जो किरण होती है वो। ओके, अपोजिट है एक दूसरे के, क्या बोलते हैं इसके लिए? विलोम शब्द, एंटोनिम्स। ओके चलिए, क्या तो मैं बोला नॉक्टिल्यूका का नाम से याद रहेगा, रात में चमक रहा है। ओके, तो एग्जांपल लिखें नॉक्टिल्यूका। बिसाइड दैट पायरोडिनियम, पढ़ाओ लिखें पायरोडिनियम, कमा पायरोसिस्टिस। बस जहां भी पायरो लग गया उसका मतलब तो है ही है, लेकिन नॉक्टिल्यूका को आप लोग रात से पहचान लेंगे किसके आगे नॉक्टिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कुछ रात में गड़बड़ हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लीजिए। ओके, अभी इफ यू हैव रिमेंबर, तो पिछले ग्रुप में मैं जब बीजे डिस्कस कर रहा था आपसे, तो मैंने आपको बताया होगा वाटर ब्लूम्स, बताया था ना, वाटर ब्लूम्स। यस, वाटर ब्लूम्स लिखिए फटाफट। द ब्लूम्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय डायोफ्लैजिलेट्स। Blooms are also caused by dinoflagellates, बहुत इंपॉर्टेंट, which secrete a poison saxitocin, saxitocin या टॉक्सिन क्या दोस्तों, saxitocin, which secrete a poison saxitocin, which kill aquatic organisms, microorganisms, which kills aquatic organisms, yes, इसी में कंटिन्यू करें। It get accumulated in jellyfishes या shellfishes, it get accumulated in shellfishes, मतलब ये जो पॉइजन है वो इकट्ठा होता रहेगा, जो लोग ना बायो में accumulation बहुत करते हैं। It get accumulated in shellfishes, although it is not lethal for shellfish, although यद्यपि ये shellfish के लिए कोई जहरीला प्रभाव नहीं दिखा रहा, yet, but when shellfish attack on human beings, when shellfish कौन सा वाला लेते हैं? स्वार्थी वाला होता है ना, बहुत सेल्फिश आदमी। ओके, मैं शेल फिश के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, व्हेन शेलफिश अटैक ऑन ह्यूमन बीइंग, इट कॉज पैरालाइसिस, hence called as PSP, hence called as PSP। PSP मतलब PSP लिखें, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, इट इज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ओके, अच्छा, अभी रेड टाइड लिखा था आपने, तो रेड टाइड में एक तो आपने वो नॉक्टिल्यूका लिखा, एक आध एग्जांपल और नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये दो। एक तरह से नेक्स्ट टाइम लिखें गोनी, लिखें गोनियोलेक्स, बड़ा लिखें गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडियम, ये हर जगह पर इन दोनों का नाम चलेगा, गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडियम। ओके,
मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग सेक्सीटोसिन, पढ़ा लिखे, आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग सेक्सीटोसिन and red tide also. Yes, चलिए बाकी ऐसा कुछ खास इसके अंदर भी नहीं है सर। ओके, अच्छा नेक्स्ट लेके चलते हैं यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना कुछ कॉमन सी चीजें आप लोग पहले पढ़े होंगे इसके बारे में, और अच्छी बात यह है कि ये क्या है, फ्रेश वाटर है नॉर्मली। ओके, अगला जो ग्रुप है इट इज यूग्लिनॉइड्स। माने यूग्लिना तो है ही, लेकिन इसके जैसे इसके वाइब्रेन होंगे वो सब इसी में आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, स्पेशल बात, इट इंक्लूड यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास, और एक और होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, दैट इज क्लोरेला। यस, लीजिए क्लोरेला। which having the animal like characters, which having animal like characters along with the plant form, दोनों के जैसे कैरेक्टर्स है। अभी यूग्लिना में वर्बली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप लोग पहले भी उसके बारे में पढ़ चुके होंगे। देखिए नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट्स, ऐसे बोलते हैं ना। अब सोचिएगा कि क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो इसके एनिमल्स जैसे हैं और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो इसके प्लांट जैसे हैं। ठीक है, एनिमल लाइक कैरेक्टर, सेल वॉल एब्सेंट बट ओनली इन केस ऑफ द यूग्लिना, क्लैमाइडोमोनास में होती है। ठीक है ना। दूसरा, सेल वॉल नहीं है तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेलिकल होती है प्रोटीन की बनी हुई। यस, चाहे तो उसको नोट कर ले फटाफट। द आउटर मोस्ट कवरिंग इन मोस्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड्स इज ऑफ, in most of the euglenoids is pellicle which is made up of protein because cell wall is absent। तो ये एनिमल कैरेक्टर हो गया। यस, नेक्स्ट में लगे, दे हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अभी तक हमें क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी नहीं मिला है, ना मोनेरा में मिला है और ना ही अभी तक भी हमने जो दो ग्रुप्स पढ़ लिए हैं डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, इनके अंदर मिला है। ठीक है ना। ओके, ओ यस, पीछे बड़ा अच्छा सवाल रह गया, दीज आर कॉल्ड जेम्स ऑफ द प्लांट किंगडम ना। इससे पहले वाला ग्रुप जो था अभी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, जेम्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जेम्स जानते हैं ना, नगीने, पादप जगत के नगीने कौन से होते हैं, तो दीज आर डायनोफ्लैजिलेट्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ऑर्नामेंटेशन, आर्माट वगैरह जो है, सिलिका वगैरह जो है, कहीं पे आपको डायटम्स में मिल जाएगा, डायटम्स जो है, तो डायटम्स वगैरह जो है इनके पास सिलिका का जो डिपोजिशन है। ओके, और इनके अंदर क्या है, जो चमक आ रही है, तो जो जवाहरात होते हैं, जानते हैं ना, हीरे जवाहरात, अल्टीमेटली क्यों है उनकी वैल्यू, चमक मारती है उनमें, उनका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट वगैरह रहता है अच्छा रहता है। ऐसे सिलिका की डिपोजिशन है, अलग अलग एंगल से जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, अलग अलग तरह की चमक से प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इनको प्लांट क्या बोला मैंने, जेम्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है ना। ओके, वापस आ जाइए लौट करके। तो यूग्लिना में बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो कैसे हुए, ऑटोट्रॉफिक हुए। यस, तो मैं बताया इसके अंदर मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफ। यस, एज हैविंग क्लोरोफिल ए अलॉन्ग विद क्लोरोफिल बी, और आपको मालूम है दोनों मिलकर के किसमें मिलते हैं, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा बाकी अपने जो इसके पिगमेंट्स होंगे, यहां स्पेशल बात यह है कि जो बाकी फॉर्म्स हैं उनको हम एक तरफ करते हैं, लेकिन यूग्लिना के अंदर हम बात करते हैं इट्स टू मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और किसी में नहीं मिलेगा, केवल इसी में मिलेगा, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सीधी सी बात यह है कि मोर देन वन टाइप ऑफ द मोड विल बी देयर। जैसे अगर लाइट है
रोशनी अच्छी है, खाना पीना बढ़िया है, तो कैसा होगा? ऑर्थोट्रॉफिक मोड होगा। यस, एंड देयरआफ्टर अगर नहीं है, इन केस ऑफ डार्क या एडवर्स कंडीशंस बनी हुई है, उस कंडीशन में क्या होगा? इट शो सैप्रोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक कह दीजिएगा आप चाहे मोड। यस, या ऑस्मोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, यानी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा मोड मिलते हैं न्यूट्रिशन के, दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सोट्रॉफ्स। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लीजिए फटाफट। ओके, बेसिकली आप लोग उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान होगा आपको कि नॉर्मल वे में क्या हुआ, यहां पर है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन है। ओके, और आपने कहा ये कुल मिलाकर के ये भी लेना, ठीक है ना? और आप लोग यहां से बनाते हैं कुल मिलाकर के एक बड़ी सी फ्लैजिला होगी। यस, कैसी होगी? विपलेस टाइप की होगी, टेंसल टाइप की होगी, इट विल बी टेंसल टाइप। ठीक, ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इसके ऊपर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। यहां पर लेकिन चलता है कि इसके साथ में जो पैराफेलिकुलर बॉडी होती है, साथ में एक छोटी फ्लैजिला और निकलती है। अक्सर जनरली आपसे नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिएगा नॉर्मली एक फ्लैजिला निकलती है। ओके, जो लंबी होगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी, तो जो है फ्लैजिलरी मूवमेंट जो है शो करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अभी मैं आपसे बात की थी इसके ऊपर पेलिकल होगी, साथ में यहाँ पर ये मायोटोम्स भी मिलते हैं। यस, इन मसल्स की जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। हालांकि आप कह सकते हैं कि तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर मसल कहां से बन गई? मैं बताया मसल्स की जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे स्नेक्स में बात करते हैं आप लोग, वो क्या है? क्रोलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है ना। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मायोनिक्स बोलते हैं, मायोनिक्स या मायोटोम्स बोलते हैं। तो इनके थ्रू से क्या करेगा? ये ग्लाइडिंग मूवमेंट भी शो करेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बात करता हूं, एनिमल्स में आपने पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन, दोनों में होगा भाई। छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों में होगा। एनिमल्स में कौन सा प्लेन होगा और प्लांट्स में कौन सा प्लेन होगा? एनिमल्स जस्ट लाइक दैट ऑफ द पैरामीशियम, इसी का एक पिछड़ा हुआ साथी है। इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स, हमेशा याद रखिएगा। एनिमल्स में प्लेन ऑफ डिवीजन जो होगा ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन, दैट वुड बी द ट्रांसवर्स वन। ओके, बट इन केस ऑफ द यूग्लिनम इट शोज द प्लांट कैरेक्टर, और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होगा। बात क्लियर है? तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया? ये प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया। यस, इसके अलावा बात की इसमें इसके जो रिजर्व फूड मटेरियल है, यस ये समस्या कर देता है। माने इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है कैसा होगा? रिजर्व फूड, इसको बोलते हैं नॉर्मली एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार। यस, विच इज द डेरिवेटिव, देखिए नाम का भले लिखा हो, कहीं उसमें आपको स्टार भी लिखा हो मिल जाएगा, एमाइलम स्टार। ओके, स्टार से मान लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली इट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसमें मिलेगा जी? एनिमल्स में, तो एनिमल कैरेक्टर हो गया। यस, तो इसीलिए अच्छा एक और चीज मैं आपको बताएं, जब मैं शायद पॉइंट छोड़ दिया, जब हम लोग प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं, सो इट इज द ओनली ग्रुप, ओनली किंगडम which do not having any clear cut defining boundaries। इसकी जो है मतलब आपको हर जगह आपने इसमें एक्सेप्शंस मिलेगा। ठीक है, कुछ मॉडर्न न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो आपके गरीब सब कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक है, कुछ आपके हेटेरोट्रॉफिक है, कुछ सेप्रोट्रॉफिक है, कोई डेफिनेट बात नहीं है। जबकि इससे पहले जो थी हमने अलग अलग ग्रुप से बांट करके उनको अलग अलग कर दिया था। हमने कहा नहीं साहब, आर्की बैक्टीरिया है तो ऐसे ही होंगे, यू बैक्टीरिया तो ऐसे ही होंगे, साइनो बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे, ऐसे ही है ना। हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, सेल वॉल के बारे में बात करना है, तो सेल वॉल के भी हम लोग कोई ऐसी डेफिनेट कंडीशन बनकर नहीं चली, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यस, मूवमेंट के बारे में बात करें, कोई ऐसा फिक्स मोड ऑफ द मूवमेंट नहीं है इसमें कि सब नहीं ऐसे ही करके मूवमेंट होना है इसमें। बात क्लियर है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, उसको रेशन को आप समझ लीजिएगा। इट इज द ओनली ग्रुप विच डू नॉट हैविंग क्लियर सेल या यस द बाउंड्रीज। ये एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ आपको क्योंकि सेम लाइनिंग एग्जाम्स में आती हैं। मायने ये आपका क्वेश्चन आते हैं रीजन एंड सर्टेन टाइप के आते हैं, कारण और निष्कर्ष। तो उसमें जैसे दिया होगा तो सिंपली बिकॉज ऑफ व्हाट द किंगडम प्रोटिस्टा डज नॉट हैविंग वेल डिफाइंड सेल बाउंड्रीज। ओके, लिमिटेशंस डेफिनेशंस क्लियर कट नहीं है कि सब किसको हम इसमें रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। और आप देख रहे हैं सब खिचड़ी मिलाकर इसमें डाल दी है, इसमें कुछ फंगस भी डाल दी है, आगे पढ़ेंगे भी आप स्लाइम मोल्ड के केस में आपने कुछ एलगी भी डाल दी इसमें उठा करके, कुछ एनिमल्स को भी डाल दिया। ओके, चलिए
जी अच्छा वो लाइन में बोला था, आप बिल्कुल सेम लिख लीजिए एनसीईआरटी में। अच्छा एक और बात बता रहा आपको, एनसीईआरटी को आप लोग यहाँ से जाने के बाद में पढ़ते जरूर रही, भले आपने कितनी भी अच्छी पढ़ी होगी, पहले मुझे मालूम क्या होता है कि सब जाते हैं सब खास खास निशान लगाते हैं और उसी पढ़ लेंगे। अकेडमिक की कंडीशन अलग रहती है, ठीक है ना, ये आपने खाली नोट्स ले लिए उनसे काम हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर जरूरी है। और खास तौर से ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, अभी आप बात करें तो रीजन एंड एसेंडेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए तो आपने बिल्कुल कहते हैं कि एकदम लाइन बाई लाइन अगर आपने पढ़ रखी है या एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपने रट रखी है, तो ये आप उनको सही कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाएंगे। बात क्लियर है ना? तो मेरा मतलब है जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, लिखें बराबर, द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। तुम दोनों बातें बहुत करते हैं ना, बातें बहुत करते हैं। अरे हाँ, एक और चीज अभी सर से जैसे बात हुई थी, वो आप लोग का बीच में कोई ना कोई टेस्ट वगैरह भी लगे, मंथली लें या फिर जैसे पैटर्न बनाए या यूनिट के हिसाब से लेके चले, ओके। हाँ, इसलिए बता रहे हैं अपनी तैयारी थोड़ी सी अच्छी रखिएगा और फिर उसी हिसाब से नाम आगे फॉरवर्ड होंगे जहाँ भी जाना, क्लियर, तैयारी रखिएगा। नहीं वो पेपर मैं बना के दूंगा या कोई और बना के दे, हो सकता है लखनऊ से बना के दें, मतलब तो डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को कहना चाहिए कि थोड़ा सा फीडबैक लेना भी जरूरी है कि वास्तव में वो क्या है, ठीक। चलिए, तो ये ना हो कि बायोलॉजी की डिटेल बोलते हैं आप लोग, चलो फटाफट लेते हैं। तो हमने बात की कि यूक्रेना के केस में और कोई खास बात ऐसी नहीं थी, सेल वॉल एब्सेंट थी, मैंने बताया आउटरमोस्ट प्रोटेंशियस पेलिकल थी। फ्लैजिला के बारे में आपको बताया जो था, नॉर्मली 2 होती हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पर एक ही लेके चलेंगे। इसमें जो है मायोनिम्स में बताया था अभी आपको, मायोनिम्स ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। इसकी वजह से क्या है, आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है शो करेगा, साथ में फ्लैजिलेट मूवमेंट मेजर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और नॉर्मली आपने कभी 12th में अगर आपको समय मिला होगा तो आप नॉर्मली किसी पॉन्ड वाटर में से लेके देखिएगा, बड़ी आसानी से दिख जाता है। माइक्रोस्कोप में अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड पे लीजिए, ड्रॉप डालिए, कवर स्लिप रखिएगा, उसमें देखेंगे बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, तो यूक्लिड भी आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, वो अलग बात है, कोरोना ने आपको देखने नहीं दिया। हाँ, इसमें एक और नोट करें, मेटाबॉलिक, फटाफट लिखें मेटाबॉलिक, इसका मतलब कहीं भी मेटाबॉलिज्म से नहीं है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ द यूक्लिडॉइड मूवमेंट्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक। ओके, नेक्स्ट वन नोट करें, एंटीरियर एंड हैविंग 3 मेन स्ट्रक्चर्स, फटाफट लिखें, एंटीरियर एंड हैविंग 3 मेन स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 साइटोस्टोम, मालूम ही है इसको, सेल माउथ बोल देते हैं, साइटोस्टोम, हाँ। नंबर 2 साइटोफेरेंक्स, फेरेंक्स एंड रिजर्वॉयर। उसके बाद में क्या बनेगी, वैक्यूल बन जाएगी। पैरामीटर में भी आपने पढ़े होगा, यहाँ पर ये जो ग्रुप रहती है इसके साथ में क्या होता है, इसी को बोल देते हैं साइटोफेरेंक्स, इसको बोल देते हैं ना साइटोस्टोम, माउथ हो गया, इसके बाद में छोटा स्ट्रक्चर होगी, इसे साइटोफेरेंक्स बोल देंगे। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर फिर ये फूड वैक्यूल्स वगैरह बना कर चलेगा, और फिर फूड वैक्यूल्स की बॉडी में घूमती रहेगी, खत्म हो जाएगी, और फिर उसको कहीं ना कहीं बाहर निकाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, साइटोपाइज, मालूम है ना? यस, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल एनस बोल देते हैं एक तरह से, इसको सेल माउथ बोलते हैं, इसको सेल एनस बोल देते हैं, ठीक। चलिए, ओके, और लिखें यूक्लिनॉइड्स हैविंग स्टिग्मा विच इज फोटोसेंसिटिव, और ये करेक्टर भी क्या है, एनिमल करेक्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फोटोसेंसिटिव, एंड एनिमल लाइक करेक्टर। Among the pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, especially zeaxanthine, ठीक है, स्पेशली zeaxanthine। मैंने बताया क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इसके अलावा मैंने बताया xanthophyll में zeaxanthine, ZEAXANTHIN, and carotenoids। Presence of chlorophyll A and chlorophyll B is character similar to the higher plants। कैरेक्टर सिमिलर टू द हायर प्लांट्स कह दीजिएगा, या फिर क्या नाम आपका मल्टीसेलुलर कह दीजिएगा, ओके। फटाफट लें, रिजर्व फूड पैरामाइलम, रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलम स्टार। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें फटाफट, रिप्रोडक्शन
normally binary fission but longitudinal type which is also a मैं आपका एमाइलम स्टार में बताया ना, एमाइलम स्टार रिजर्व फूड मटेरियल इज एमाइलम स्टार। यार इस तरह से तो दिक्कत आ जाएगी, वो खत्म भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एमाइलम स्टार विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ या सिमिलर टू ग्लाइकोजन। तो कैसा हो गया, एनिमल कैरेक्टर हो गया विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, सो इट्स अ एनिमल कैरेक्टर। नेक्स्ट है during unfavorable conditions, these shows पामेला स्टेज। पामेला स्टेज मालूम है ना आपको, एल्गी में पढ़ेंगे। पामेला स्टेज क्या रहता है कि इसके जूस पोर्स बनेंगे और एक म्यूसिलेजिनस मास में फंसे रहेंगे। ओके, जो जूस पोर्स बनेंगे किसी भी एल्गी में और वो म्यूसिलेजिनस मास में फंसे रहेंगे एंड दैट स्टेज इज सिमिलर टू एन एल्गी व्हिच इज नोन एज द पामेला, और इसीलिए इसको नाम देते हैं पामेला स्टेज। ओके, तो पामेला स्टेज कॉमा सिस्ट फॉर्मेशन, पामेला स्टेज cyst formation which also help in पैरेनेशन। पैरेनेशन तो बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया में पैरेनेशन के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अरे मैं अभी कल तो डिस्कस किया था आपसे। बैक्टीरिया में ड्यूरिंग द पैरेनेशन या पैरेनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी, एंडोस्पोर। चलिए ओके, फटाफट लेके चलता है। हाँ, एक और चीज नोट कर ले बस लास्ट, देयर इज नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना सिमिलर टू, नो एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट लीजिएगा स्लाइम मोल्ड्स, फटाफट लीजिएगा स्लाइम मोल्ड्स। यस, अब मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स क्या होगी, फफूंदी हो गई, फफूंदी की फंगस हो गई, तो लिखें दीज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर और डिकम्पोजर फंगस या प्रोटिस्ट। भाई कंज्यूमर है एंड डिकम्पोजर भी है, सेप्रोट्रॉफिक नेचर के हैं। ओके, डिकम्पोजर क्या नाम है उसका, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट। नेक्स्ट ये फटाफट, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल एंड टिप्पो, कैप्टन मिक्सोमाइकोटा, ओस्वाल टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन आप लोग पहले दिन पढ़ा है हम लोग, उसमें मैंने बताया कि इसको रखा गया कहाँ, मिक्सोमाइकोटा में, अंडर द, मैं आपको बताया था ना कि 2 ग्रुप्स बनाए थे उसमें, कुल मिलाकर के 11 क्लासेस थी, ये क्या 11 फाइलम बोला था उन्होंने उसको। 11 फाइलम में से 2 फाइलम जो थे वो किसके थे, फंगस के थे, एक था मिक्सोमाइकोटा और दूसरा था यूमाइकोटा। बात क्लियर है ना। तो मिक्सोमाइकोटा में जो थे वो कौन आए थे, स्लाइम मोल्ड्स आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लीजिए फटाफट ए डी बेरी, नाम है ए डी बेरी, याद रखना, ए डी बेरी फादर ऑफ माइकोलॉजी, ध्यान है, ए डी बेरी। He kept them in mycetozoa, kept in mycetozoa, मतलब along with animals, उसने उठा के इनको एनिमल्स में रख दिया, ठीक है। According to Whittaker, these kept in Protista, ठीक। According to Whittaker, these included in Protista। चलिए फटाफट नोट कर लें। These also these क्या कहते चीज के लिए, स्लाइम मोल्ड्स आर विदाउट सेल वॉल, इनके अंदर भी सेल वॉल नहीं है, समस्या ही खत्म हो गई कि क्या बना हुआ, किस्म की बनी हुई है, विदाउट सेल वॉल एंड सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। Some members having non-cellulosic cell wall
ओनली इन वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं होगी। नॉन सेलुलोजिक मेंबर्स ओनली इन वेजिटेटिव फेज। They can be divided into the two groups as the cellular and the acellular. देखिए फटाफट, divided into the two groups as cellular and acellular slime molds. लिखिए फटाफट। नंबर 1, acellular. Acellular are plasmodial in nature. फटाफट लिखें। Acellular forms are plasmodial in nature, generally decomposers on decaying leaves. सड़ती हुई पत्तियां जो है उनके ऊपर नॉर्मली ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट इसमें नोट करें, देयर प्लाज्मोडियल बॉडी इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। अभी आपको एसेलुलर वाली बात क्लियर हो गई। Plasmodial body which is multinucleated, naked and diploid in nature, 2x. Okay, these show movement through pseudopodia similar to amoeba. These exhibit movement through pseudopodia नेक्स्ट लीजिए, polycentric bodies. Polycentric bodies which are plasmodial fruiting bodies formed during unfavorable conditions. During unfavorable conditions which develops into the sporocarp and ultimately into sporangia. Which develop into the sporocarp and ultimately into the sporangia. The wall of sporangium is called as peridium. Wall of sporangium is called peridium. एक पॉइंट लिखिए नेक्स्ट लाइन में, कैपिलिटियम, कैपिलिटियम, CAPPILLITIUM लिखिए। These are thread-like cytoplasmic structures found in sporangium. Sporangium. Next line. Sporangium produce haploid sporangiospores. Sporangium produce haploid spores. ओके, मैं अभी आपको बताया पहले थोड़ा सा बहुत ब्रीफ लेके चलेंगे। मैंने बताया इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है नॉर्मल वे में क्या हुआ, इसका स्टॉक हुआ और ऊपर की तरफ क्या बन गया, आपका स्पोरेंजियम बन गया, यानी इसके अंदर स्पोरेंजियम बन जाएगी। ये बताया इसकी जो वॉल है इसको क्या नाम बताया था, दैट वाज द पेरिडियम। यस, अब नॉर्मली इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, आरडी होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक, अब बहुत जरूरी चीज सवाल बनता है यहाँ पर, अब ये स्पोर्स जो होते हैं नॉर्मली एयर में छोड़ दिए गए, अब डिपेंड करता है कि ये स्पोर कहाँ जाकर गिरेंगे। इनमें से जो स्पोर्स एक्वाटिक कंडीशन में पानी में गिरेंगे सो दे बिकम मोटाइल स्पेशल, और दूसरी बात जो जमीन पर गिरेंगे या फिर ड्राई अप एरिया में गिरेंगे, थोड़ा सा जहां पर पानी वानी कम हो, मॉइस्ट एरिया है, तो वहां पर ये कैसे होंगे, नॉन फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, ओके। अब क्या होगा, यहां इनके अंदर हो चाहे इनके अंदर हो, दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और अल्टीमेटली क्या बन गया, जायगोट बन जाएगा। यस,
सिमिलर टाइप ऑफ द गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग आइसोगैमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस पढ़ा है ना, 3 तरह का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप। क्लियर? और एनाइसोगैमस को भी फंगस में बाद में 2 तरह में डिवाइड कर देंगे, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगोमी या फिर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगोमी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में जो हमारे बात कर रहा था, आइसोगैमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, अल्टीमेटली इनके बीच में बन जाएगा। यस, अब इन स्पोर्स को अलग अलग एक नाम दिया गया है, फटाफट नोट कर लें। लीजिए, द स्वार्म सेल्स, SWARM, स्वार्म सेल्स, और नॉन मोटाइल फॉर्म्स और मिक्स अमीबा, which fuse during isogamous type of sexual reproduction and result in the formation of zygote. ओके, इसे कुछ एग्जांपल्स लिख लें और फटाफट इसको 2 मिनट में खत्म कर दो। एग्जांपल लिख लें, फाइसेरियम, PHYSARIUM, दूसरा फाइसेरेला, फाइसेरेला, लाइकोगेला, LYCOGELL, लाइकोगेला, एंड डिप्टिडियम, DICTYDIUM। इधर फाइसेरियम को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे कुछ प्लांट डिजीज बताएंगे आपको, तो आलू वगैरह में से कुछ डिजीज हो जाती है। ओके, फटाफट नंबर नेक्स्ट नोट करें, सेल्यूलर स्लाइम बोर्ड्स, सेल्यूलर स्लाइम बोर्ड्स और कम्युनल स्लाइम बोर्ड्स। सेल्यूलर या कम्युनिटी मतलब ग्रुप में बन गए ना, ठीक है। These are uninucleate, hence called mixed amoeba. Uninucleate, hence called mixed amoeba. They do not having any flagellate structure. जबकि उसमें बनी थी पहले वाले में, गैमेट्स में। They do not having any flagellate structure. Next लिखें, naked sporangia, but spores with cellulosic cell wall. बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एनाइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल लिख लें, डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम। नेक्स्ट हम लिखें, स्लाइम मोल्ड्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव, slime molds are most primitive type of fungi but most advanced type of the protist. Most advanced type of fungi, advanced type of protist and most primitive type of the fungus. Okay, चलिए, तो ये आपका जो है कुल मिला करके अभी हमने प्रोटिस्टा को लेकर चला। इसमें से मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपका एक छोटा टॉपिक छूट गया है, दैट इज द प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को हम लोग एनिमल किंगडम